Hello, dear students. I hope you all are fine and have seen the first video on metallurgy and you understood all the basic steps which are involved in isolating the pure metal from its ores. Now, in today's class, we will talk about how to extract crude metal from its concentrated ore. Crude metal. What is the meaning of these two words? Crude metal means unrefined metal or metal with some impurities, and later on these impurities are removed by the refining techniques, which is refining is basically the last step which is involved in isolation of metals. Extraction of crude metal from concentrated ore involves two steps. The first step is conversion of concentrated ore to its metal oxide, and the second step is reduction of oxide to metal. So basically today we will talk about oxidation followed by reduction involved in isolation of metals. All right students, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझने से पहले हम देख लेते हैं कि हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से पहले कौन कौन से स्टेप्स करते हैं जिनको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। सबसे पहला स्टेप रहता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओर। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है ये, क्योंकि अगर हम ओर को करेक्ट तरीके से आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो पहले ही हमने बात करी है हमारा पूरा आगे का प्रोसेस जो है वो फ्लॉप हो जाएगा। तो एक ऐसा ओर जिसमें से जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करें तो एक अच्छा अमाउंट, जिसे हम कहते हैं गुड अमाउंट ऑफ मेटल, हमें मिलना चाहिए, राइट। एक बार जब हम ओर को सेलेक्ट कर लेते हैं तो हम उस ओर को क्रश करते हैं। बेसिकली जो ओर्स हैं वो अर्थ क्रस्ट में लम्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, बड़े बड़े से लम्स होते हैं। तो उनको ग्राइंडर की हेल्प से, क्रशर्स की हेल्प से और मिल्स की हेल्प से क्रश करके फाइन पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है। फाइन पाउडर में कन्वर्ट करने का क्या फ़ायदा है, ये कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो हमारा रिएक्शन रेट अच्छा बढ़ जाता है या रिएक्शन रेट और बढ़ जाता है। तो ओर को हम फाइन पाउडर में कन्वर्ट करते हैं, उसको क्रश करते हैं, और इस स्टेप के लिए हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं, पल्वराइजेशन। तो हम ओर का पल्वराइजेशन करते हैं, और ओर एक बार जब फाइन पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर हम उसमें से सॉलिड इम्प्योरिटीज़ या गैंग को रिमूव करते हैं। और प्रोसेस क्या कहलाता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का प्रोसेस कहलाता है, जिसके लिए हम सिनोनिम यूज़ करते हैं ड्रेसिंग और बेनिफैक्शन। यानी हम ओर को कॉन्सेंट्रेट करके उसमें से सॉलिड इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर देते हैं। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हुआ? आपने कॉन्सेंट्रेशन वर्ड कहाँ पे पढ़े हैं? एसिड के साथ पढ़े हैं, बेसिस के साथ पढ़े हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कैसे एसिड्स होते हैं जिसमें पानी का अमाउंट कम होता है। तो अब यहाँ पे अगर हम ओर के टर्म में बात करें तो कॉन्सेंट्रेटेड ओर वो ओर होगा जिसमें से काफ़ी हद तक हम सॉलिड इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर चुके होंगे। यानी कॉन्सेंट्रेटेड ओर इज इक्वल टू होगा हमारा ओर और माइनस गैंग, यानी हमने गैंग का रिमूवल कर दिया तो जो ओर आएगा वो कॉन्सेंट्रेटेड ओर कहलाएगा। कॉन्सेंट्रेशन के लिए भी हम कई सारे मेथड यूज़ करते हैं, या ये कहें हमारे पास कई सारे मेथड हैं। हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे वो डिपेंड करेगा किस पे? दो चीज़ों पे, एक तो मेटल के नेचर पे और एक इम्प्योरिटी के नेचर पे। चार मेथड्स की हमने बात करी थी, जिस पे हमने जो कहा था कि हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे वो हम फ्रॉथ फ्लोटेशन पे करेंगे और लीचिंग पे करेंगे। और क्यों ज़्यादा फोकस करेंगे? इसलिए कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं दोनों टॉपिक से ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब आज की क्लास में जो हमें बात करना है, हमारे पास जब कॉन्सेंट्रेटेड ओर आ चुका है तो उसको हम किस तरह से ऑक्सीडाइज करेंगे, कौन कौन से मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं कॉन्सेंट्रेटेड ओर को ऑक्सीडाइज करने के लिए। और एक बार जब हम ओर को ऑक्सीडाइज कर लेंगे, यानी हम मेटल ओर को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो फिर हम उसे विद द हेल्प ऑफ एनी सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट हम रिड्यूस कर लेंगे। तो पहले ऑक्सीडेशन का स्टेप होता है, उसके बाद रिडक्शन का स्टेप होता है। और क्यों हम मेटल को या मेटल ओर को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं रिडॉक्स का चैप्टर पूरा, और हमें पता है कि हमारे पास अगर मेटल का ऑक्साइड हो तो उसको रिड्यूस करना ज़्यादा आसान होता है। और रिड्यूस करके होगा क्या? मेटल हमारी फ्री फॉर्म में आ जाएगी, हमें फ्री मेटल ऑब्टेन हो जाएगी, और इसी फ्री मेटल को हम बोलते हैं क्रूड मेटल। क्रूड मेटल, तो यहाँ पे हमें क्रूड मेटल मिल जाएगी।
तो स्टेप्स याद रखिएगा कि पहले ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन के बाद हमारा रिडक्शन होगा। तो हम पहले ऑक्सीडेशन पे फोकस करते हैं कि हम ऑक्सीडेशन मेटल ओर का किस तरह से करते हैं, कौन कौन से मेथड यूज करते हैं और मेथड किस तरह से सिलेक्ट करेंगे। तो अगेन कोई भी मेथड हो पूरे प्रोसेस में, पूरे मेटलर्जी के प्रोसेस में कोई भी मेथड हो, अगर हमें सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हम दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं। एक तो मेटल का कि मेटल की रिएक्टिविटी कैसी है, मेटल का नेचर क्या है, और दूसरा इम्प्योरिटी का कि इम्प्योरिटी किस तरह की है। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग को अब हमें डिस्कस करना है, और कैल्सिनेशन और रोस्टिंग को हम जो डिस्कस करेंगे वो हम कंपैरेटिव बेसिस पे करेंगे। कंपैरेटिव मतलब एक को दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि दोनों में कहाँ पे सिमिलैरिटीज आ रही हैं और कहाँ पे डिफरेंसेस आ रहे हैं। ये एनसीईआरटी की हेडिंग यहाँ पे पुटअप करी है, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड ओर, जिसमें पहला स्टेप हमारा था ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन के दो मेथड हैं, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, राइट। हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग इन दोनों की डेफिनेशन क्या आती है। पढ़ी हुई है आपकी प्रीवियस क्लास में, आपने पढ़ा है कि हम ओर का कैल्सिनेशन करते हैं। और कैल्सिनेशन होता क्या है? कैल्सिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां हम ओर को हीट करते हैं, और ओर को जब हम हीट करेंगे तो हम जो ऑक्सीजन की सप्लाई रखते हैं वो बहुत ही लिमिटेड सप्लाई रखते हैं। यानी हम कैल्सिनेशन को कह सकते हैं इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ ओर इन एब्सेंस ऑफ एयर और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, राइट। और इसमें एक चीज़ और जुड़ी हुई है, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी जब हम हीटिंग करेंगे तो हमें हीट इतना नहीं करना है कि मेटल हमारी मोल्टन फॉर्म में आ जाए, वो पिघल जाए। तो मेल्टिंग पॉइंट जो भी उस मेटल का होगा उससे नीचे टेम्परेचर को थोड़ा सा कम रखेंगे उससे, और बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट उसको हीट करते हैं। जिस मेल्टिंग पॉइंट के लिए एक और वर्ड यूज होता है, फ्यूजन टेम्परेचर, ठीक है। तो बिलो इट्स फ्यूजन टेम्परेचर हम ओर को हीट करते हैं। और रोस्टिंग इसका ऑपोजिट है, हीटिंग इसमें भी करेंगे लेकिन जो एयर की सप्लाई है वो लिमिटेड नहीं होती है, वो हम एक्सेस ऑफ एयर में करते हैं, यानी प्रेजेंस ऑफ एयर में करेंगे, एयर की सप्लाई ज़्यादा होगी। अब आप कंबशन याद करिए, जो हम इनकम्प्लीट कंबशन कहते थे उसमें लिमिटेड सप्लाई रहती थी एयर की, और कंप्लीट कंबशन में एक्सेस ऑफ एयर रहता था। तो बेसिकली कैल्सिनेशन एक तरह से इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, और रोस्टिंग जो है वो कंप्लीट कंबशन का एग्जाम्पल है। कैसे डिफाइन करेंगे हम रोस्टिंग को? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ ओर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन प्रेजेंस ऑफ एयर, राइट। अब कैल्सिनेशन का प्रोसेस हम किस तरह के ओर के लिए यूज़ करते हैं? हमने कई तरह की ओर्स डिस्कस किए हैं कि जो मेटल हैं वो सल्फर के साथ कंबाइन होकर सल्फाइड ओर्स बनाती हैं, वो कार्बोनेट एनायन के साथ कंबाइन करती हैं तो कार्बोनेट ओर्स बनते हैं, उनके हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, ओर्स के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, राइट। तो अगर हमारे पास मेटल के हाइड्रोक्साइड्स हो या फिर हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स हो और या फिर कार्बोनेट और हो, तो उनको अगर हमें कैल्सिनाइट करना है तो हम कैल्सिनेशन की हेल्प लेते हैं, राइट। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कैल्सिनेशन का मेथड यूज होता है टू कन्वर्ट हाइड्रोक्साइड्स और हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स इनटू देयर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स। बहुत सिंपल से इसके एग्जांपल्स हैं। जैसे हम एल्यूमिना की बात करें तो एल्यूमिना देखिए यहाँ पे क्या है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड है बेसिकली, Al2O3 क्या है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, और उसके साथ यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, तो ये बेसिकली क्या है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड का एग्जाम्पल है। अब इसमें से हमें एल्यूमिना ऑब्टेन करना है तो हमने सिंपली यहाँ पे हीटिंग करी, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एलिमिनेट हो जाएंगे एंड वी विल गेट प्योर एल्यूमिना। सिमिलरली अगर हमारे पास जिंक का ओर है, जिंक कैलेमाइन, जिसका फॉर्मूला होता है जिंक कार्बोनेट, तो जिंक कार्बोनेट को अगर हमें जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो हम रोस्टिंग नहीं करेंगे, हम कैल्सिनेशन करेंगे, क्योंकि कार्बोनेट ओर्स को उनके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम कैल्सिनेशन का प्रोसेस करते हैं। तो जिंक कार्बोनेट को हमने हीट किया, वो डिसोसिएट हो जाएगा जिंक ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे निकल जाएगी, राइट। तो जो CO2 है वो एस्केप कर जाएगी, कहाँ से एस्केप करेगी, फर्नेस से। जितने भी प्रोसेसेस मेटलर्जी में होते हैं वो सारे फर्नेसेस के अंदर होते हैं, हम फर्नेसेस भी यूज करते हैं। अप टू क्लास 12th 2 फर्नेसेस के एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको आपके पूरे चैप्टर में। एक है रिवर्बरेटरी फर्नेस और दूसरी है ब्लास्ट फर्नेस। बेसिकली एक लार्ज साइज की ब्लास्ट फर्नेस स्मेल्टिंग या रिडक्शन के लिए यूज होती है, और रिवर्बरेटरी फर्नेस जो है वो आपकी यहाँ कैल्सिनेशन एज वेल एज रोस्टिंग दोनों में ही यूज होती है। तो ये रिएक्शंस या ये एग्जाम्पल्स हमारे आ गए कि किस तरह से हम कार्बोनेट या हाइड्रेटेड ओर्स को उनके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब हम रोस्टिंग की बात करें कि रोस्टिंग हम किस तरह के ओर्स के लिए यूज करते हैं।
तो रोस्टिंग जो है हम सल्फाइड ओर को उनके ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। देखिए सेकेंड पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस मेथड इज यूज टू कन्वर्ट सल्फाइड ओर्स इनटू देयर ऑक्साइड। तो एक ही अगेन डिफरेंस आ गया कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में। कैल्सिनेशन में अलग सेट ऑफ ओर्स है, रोस्टिंग में हमारे पास अलग सेट ऑफ ओर्स हैं, यानी हम सल्फाइड को कन्वर्ट करेंगे उनके ऑक्साइड्स में। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉपर की मेटलर्जी आपके कोर्स में है, तो जब आप कॉपर की मेटलर्जी डिटेल में पढ़ेंगे तब आप देखेंगे वहां पे रोस्टिंग करी जाती है, क्योंकि कॉपर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम कॉपर पायराइट और यूज करते हैं, और कॉपर पायराइट को फिर हम क्या करते हैं ऑक्साइड में, या ये कहें कि कॉपर के ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रोस्टिंग। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे रखे हैं कि किस तरह से हम सल्फाइड और उनके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। एडवांटेज भी क्या होता है इसमें कि जो उसमें सल्फर की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, भाई हमें अगर हमारे पास सपोज ये और है जिंक सल्फाइड, जिसे हम जिंक ब्लेंडे भी कहते हैं, इसमें से अगर हमें सल्फर को रिमूव करना है, सल्फर को एलिमिनेट करना है, तो व्हाट विल हैपन, हम सल्फर को ऑक्सीडाइज कर दें, सल्फर ऑक्सीडाइज होकर एक गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से सल्फर का रिमूवल हो जाएगा। तो सिंपली हमने क्या किया, जिंक सल्फाइड को ऑक्सीडाइज कर लिया, एयर से ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, और जिंक सल्फाइड कन्वर्ट हो जाएगा जिंक ऑक्साइड और SO2 में। तो आइदर वी कैन राइट रिएक्शन दिस वे, या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम प्लस करके लिख दें ऑक्सीजन को। जैसे गैलेना PbS लेड का ओर है, उसको हम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहे हैं, या गैलेना को हम रोस्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन इसमें ऐड हो जाएगी। हम ऑक्सीडेशन के प्रोसेस की जब बात करते हैं तो हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं कि ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, या फिर गेन इन ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर जाता है ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। जो PbS है उसमें से ऑक्सीजन Pb के साथ भी जुड़ जाएगा तो लेड का ऑक्साइड बन जाएगा, और ये ऑक्सीजन सल्फर के साथ अटैच होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। बाकी कोफिशिएंट लगा के बैलेंस कर लिए। तो ये सिंपल हमारी रोस्टिंग की रिएक्शन आ गई, जहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, गैलेना को उसके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड में, लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये रिएक्शन कॉपर के लिए लिखी हुई है। कॉपर पायराइट जिसका फॉर्मूला होता है CuFeS2, इसको अगर हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो पहले हमारे पास ये ब्रेक होके Cu2S कॉपर सल्फाइड, आयरन सल्फाइड और सल्फर आ जाएंगे, ये हमारे पास प्रोडक्ट। और उसके बाद फर्दर व्हाट विल हैपन, दे विल गेट ऑक्सीडाइज। जैसे Cu2S जब ऑक्सीडाइज होगा, यानी उसके साथ ऑक्सीजन जब अटैच होगी, तो हमारे पास देखिए क्या हो रहा है, Cu के साथ भी ऑक्सीजन जुड़ के आ रही है और ये सल्फर के साथ भी ऑक्सीजन अटैच होके आ रही है, यानी कॉपर का ऑक्साइड बन जाएगा और सल्फर का ऑक्साइड बन जाएगा। और जो एलिमेंटल सल्फर यहाँ पे निकली थी उसके साथ भी ऑक्सीजन कंबाइन करेगा, यानी वो सल्फर भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और सल्फर ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बना लेगा, SO2 का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये आपके पास एग्जाम्पल्स आ गए रोस्टिंग की रिएक्शन के। एक थर्ड हमारे पास और पॉइंट है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के लिए, कि कैल्सिनेशन जो है वो यूजुअली किया जाता है रिवर्बरेटरी फर्नेस में। रिवर्बरेटरी फर्नेस का डायग्राम स्ट्रक्चर क्लासरूम में प्रोवाइडेड रहेगा, आप उसको देख सकते हैं कि किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है रिवर्बरेटरी फर्नेस का। रोस्टिंग की बात करें तो रोस्टिंग भी रिवर्बरेटरी फर्नेस में ही करी जाती है, और साथ साथ कभी कभी एक स्मॉल साइज की, बहुत लार्ज साइज की ब्लास्ट फर्नेस नहीं, एक स्मॉल साइज की ब्लास्ट फर्नेस भी यूज करते हैं रोस्टिंग के प्रोसेस के लिए। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, इसलिए ये चीज़ याद रखिएगा, एटलीस्ट इतना तो याद रखिएगा कि कैल्सिनेशन एब्सेंस ऑफ एयर में होता है और रोस्टिंग प्रेजेंस ऑफ एयर में। कैल्सिनेशन जो है वो हाइड्रोक्साइड्स और या फिर कार्बोनेट ओर्स के लिए यूज होता है, और रोस्टिंग जो है वो सल्फाइड ओर्स के लिए यूज होता है। तो ये डिफरेंसेस हैं। और ये प्रोसेस हो गया हमारा ऑक्सीडेशन का, जहाँ पे हमने कॉन्सेंट्रेटेड ओर को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया। अब एक बार जब हमारे पास मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा तो हम उसको रिड्यूस करके क्रूड मेटल को ऑब्टेन कर लेंगे। तो हम रिडक्शन का भी एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि रिडक्शन का प्रोसेस क्या है और कितनी तरह के मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं अगर हमें अपने मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करना है फ्री मेटल में। रिडक्शन मेटल ऑक्साइड को फ्री मेटल में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है। रिडक्शन के लिए भी कई सारे मेथड्स हैं हमारे पास। अब कौन सा मेथड हम चूज करेंगे तो वो डिपेंड करेगा मेटल की रिएक्टिविटी पर। सभी मेटल्स की रिएक्टिविटी सेम नहीं होती है। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स? एस ब्लॉक की मेटल्स की हम बात करें, हाइड्रोजन को कंसिडर मत करिएगा, एस ब्लॉक की मेटल्स की हम बात करें, सोडियम, कैल्शियम, ये सब हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। और साथ साथ जो पी ब्लॉक
में ग्रुप 13 में जो आपका एल्युमिनियम प्रेजेंट है वो भी हाईली रिएक्टिव होता है। तो एस ब्लॉक मेटल्स प्लस एल्युमिनियम का अगर हमें एक्सट्रैक्शन करना है या हम ये कहें अगर हमें उसका रिडक्शन करना है तो हम इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प लेते हैं, यानी हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए हम जो प्रोसेस करेंगे वो होगा इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, राइट। अब ऐसी मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, जिन्हें हम कहते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। तो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के लिए हम जो रिडक्शन का मेथड यूज़ करेंगे वो है स्मेल्टिंग। अब मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स में हमारी कौन सी मेटल्स हो सकती हैं? लेड हो सकता है, जिंक हो सकता है, आयरन हो सकता है, एसएन हो सकता है, टिन हो सकता है। तो इतनी सारी मेटल्स हैं, इसके अलावा भी और मेटल्स हैं, यानी मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल हो तो हम स्मेल्टिंग का प्रोसेस करेंगे। अब ऐसी मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है जैसे कॉपर, राइट तो कॉपर के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? ऑटो रिडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है आपसे, रिएक्शन लिखने में आ जाती हैं कि ऑटो रिडक्शन का एग्जाम्पल या फिर ऑटो रिडक्शन की रिएक्शन, और वो कॉपर के ही रेफरेंस में दे रखी है कि किस तरह से कॉपर जो है वो सेल्फ रिड्यूस हो जाता है या ऑटो रिड्यूस हो जाता है, राइट। तो 3 मेथड्स हैं हमारे पास बेटा, सेल्फ रिडक्शन, स्मेल्टिंग एंड इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। अब हम इन्हीं तीनों मेथड्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये तीनों मेथड जो हैं वो किस तरह से काम करते हैं। रिडक्शन में सबसे पहले स्मेल्टिंग को डिस्कस कर लेते हैं कि स्मेल्टिंग का प्रोसेस क्या है। तो स्मेल्टिंग बेसिकली रिडक्शन का ही मेथड है, और स्मेल्टिंग को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि स्मेल्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ ओर above its melting point of fusion temperature to get molten metal। यानी कि हम ओर को इतना हीट करते हैं कि वो मेटल जो है वो मोल्टेन फॉर्म में आ जाती है। और हीट करने के लिए हम हमेशा थोड़ा सा हायर टेम्परेचर लेंगे, या ये कहें कि जो भी मेटल का मेल्टिंग पॉइंट है, उसका फ्यूजन टेम्परेचर है, उसे स्लाइटली हायर टेम्परेचर लेके चलते हैं और मेटल को बिल्कुल मोल्टेन फॉर्म में ले आते हैं। दूसरी स्पेशलिटी क्या है स्मेल्टिंग के साथ, कि जब भी हम स्मेल्टिंग करते हैं, स्मेल्टिंग का प्रोसेस करते हैं, तो हम इसमें एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं। एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट, यू नो कि मेटल्स जो हैं वो अपने आप में ही रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करती हैं, लेकिन यहाँ पे हम उस मेटल को जिसकी हम मेटलर्जी कर रहे हैं या जिसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसको एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ना यूज़ करके हम बाहर से कुछ सब्सटेंसेस फर्नेस में ऐड करते हैं जो रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह बिहेव करते हैं। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या हो सकते हैं? ये कार्बन या उसके प्रोडक्ट हो सकते हैं जैसे कि कोक, कोल, कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर कुछ मेटल्स जैसे कि एल्युमिनियम, सोडियम, पोटेशियम या वाटर गैस, हाइड्रोजन, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ हो सकती हैं। और स्मेल्टिंग का मेथड बेसिकली हम जो यूज़ करते हैं वो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स या थोड़ी सी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि जिंक को अगर हमें रिड्यूस करना है उसके ओर से तो हम कौन सा प्रोसेस करेंगे? तो स्मेल्टिंग। तो जिंक है, आयरन है, लेड है, इन सब के लिए हम स्मेल्टिंग का प्रोसेस करते हैं। अब इसमें भी हम कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम स्मेल्टिंग को 2 ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं। अगर हम कार्बन या उसके कोई प्रोडक्ट्स लेके चल रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं कार्बन रिडक्शन प्रोसेस। कार्बन रिडक्शन प्रोसेस यानी कि कार्बन की हेल्प से हम अपने रिडक्शन के प्रोसेस को कैरी आउट करा रहे हैं या कार्बन को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं। अब कार्बन में हमारे पास क्या हो सकता है? कोल है, कोक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सारे के सारे हमारे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आयरन की मेटलर्जी जो हमें आगे पढ़ना भी है, आयरन की मेटलर्जी जिसमें हमने आयरन को क्या किया है उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया है, उसको अगर हम कोक के साथ रिएक्ट कराते हैं, कोक क्या है? कोक बेसिकली कोल का प्यूरेस्ट फॉर्म होता है कोक, और इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू भी काफ़ी हाई होती है। तो अगर आयरन का ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है और एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ये कार्बन यहाँ पे बिहेव कर रहा है, तो हमें पता है रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं? जो मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो कार्बन है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और अगर कार्बन यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इट विल कन्वर्ट इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड, और जो आयरन का ऑक्साइड है वो रिड्यूस होके आयरन के फॉर्म में आ जाएगा। ये यहाँ पे जो हम क्रूड मेटल की बात कर रहे थे ये हमें क्रूड मेटल ऑब्टेन हो गई, आयरन ऑब्टेन हो गई। या फिर अगर हम आयरन के ऑक्साइड को यानी आयरन के ओर को, मेटल के ऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो व्हाट विल हैपन? अगेन ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जब ऑक्सीडाइज होगा इसमें
एक और ऑक्सीजन एटम को आप जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो CO है वो किस में कन्वर्ट हो गई, CO2 में कन्वर्ट हो गई, और ये जो हमारा मेटल का ऑक्साइड था ये यहाँ पे क्रूड मेटल के फॉर्म में, या यानी आयरन ऑक्साइड जो है वो आयरन में रिड्यूस होकर आ गया। दूसरी कोई एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो लेड का ऑक्साइड अगर है, लेड के ऑक्साइड को रिमेंबर गैलेना की हमने बात करी थी, लेड का एक और होता है गैलेना जिसका फॉर्मूला PbS है, उसको पहले हमने क्या किया था, ऑक्सीडाइज किया, तो वो ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो गया था, PbO में। अब हम उसको रिड्यूस कर रहे हैं, रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे अगर कार्बन यूज़ कर रहे हैं तो ये कार्बन क्या हुआ, ऑक्सीडाइज होकर CO में कन्वर्ट हो गया और हमको क्या मिल जाएगा, रिड्यूस्ड Pb मिल जाएगा। अगर हमने यहाँ पे CO यूज़ किया होता तो क्या रिएक्शन आती, PbO प्लस CO, तो रिड्यूस लेड आ जाता और जो CO था वो CO2 में कन्वर्ट हो जाता। तो ये प्रोसेस जहाँ पे हम कार्बन को यूज़ कर रहे हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वो हमारा कहलाता है कार्बन रिडक्शन प्रोसेस। स्मेल्टिंग का प्रोसेस अगर हम एल्युमिनियम की हेल्प से कर रहे हैं, यानी अगर हम एल्युमिनियम को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं, राइट तो वो मेथड हमारा क्या कहलाएगा, इट विल बी कॉल्ड एज रिडक्शन बाय एल्युमिनियम, और ये एक नेम मेथड है और क्या नाम है, गोल्डश्मिट एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। गोल्डश्मिट ने दिया था, एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस कहलाता है। एल्यूमिनोथर्माइट, एल्यूमिनो यानी यहाँ पे जो बात हो रही है वो एल्युमिनियम की बात हो रही है, एक फ्यूज्ड मेटल बनाता है बेसिकली एल्यूमिना दूसरी मेटल्स के साथ मिलके, और थर्माइट यानी कि हीटिंग से जो प्रोसेस हो रहा है, तो एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस है। किन मेटल्स के लिए हम यहाँ पे इस मेथड को यूज़ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपका एक बार पूछा गया है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि अगर बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट वाली हमारी मेटल्स हों जैसे कि क्रोमियम या Mn, अगर हमें उन्हें रिड्यूस करना हो तो हम कौन सी मेटल या कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं, तो द आंसर इज एल्यूमिनियम। हम बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल्स जिनका बिल्कुल स्पेसिफिक एग्जांपल है क्रोमियम और मैग्नीज, उनको अगर हमें रिड्यूस करना है तो हम एल्यूमिनियम को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं। ये रिएक्शन हम यूज़ करते हैं कहाँ पे, ये रिएक्शन हम यूज़ करते हैं जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनमें अगर क्रैक्स आ जाते हैं और उन क्रैक्स को अगर फिल करना हो तो एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस से ही उनको फिल किया जाता है। कैसे, लेट्स सी, हमारे पास मेटल का ऑक्साइड है, फॉर एग्जांपल क्रोमियम का ऑक्साइड है, Cr2O3, क्रोमियम यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ऑक्साइड बन के आ रहा है Cr2O3, उसको एल्युमिनियम मेटल के साथ हम रिड्यूस करा रहे हैं, तो रिएक्शन क्या होनी चाहिए, रिड्यूस होने का मतलब क्या है, क्रोमियम सिंगल यानी रिड्यूस फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा, इसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगी और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या होगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो जब एल्युमिनियम ऑक्सीडाइज होगा तो वो एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा Al2O3। तो ये रिएक्शन हमारे पास आ रही है। यही अगर हमारे पास मैग्नीज का ऑक्साइड होता, उसको अगर हम एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट कराते तो मैग्नीज रिड्यूस होके आ जाता और एल्युमिनियम के ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता। बेसिकली होता क्या है, इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होती है, और वो हीट करती क्या है, अगर आप देखेंगे ये Al2O3 बन रहा है यहाँ पे, और ये आइसोलेटेड मेटल आ रही है या रिड्यूस मेटल आ रही है, तो बेसिकली जो इतनी हीट प्रोड्यूस हो रही है वो करती क्या है कि इस एल्यूमिना, Al2O3 इज एल्यूमिना, एल्यूमिना का फॉर्मूला होता है, एल्यूमिना और जो भी हमारी रिड्यूस मेटल है उन दोनों को आपस में फ्यूज़ कर देता है, मिक्स कर देता है, कंबाइन कर देता है, और यही रिएक्शन हमारी यूज़ करी जाती है रेलवे ट्रैक्स के जो क्रैक्स होते हैं उनको फिल करने में। और नाम क्या है इस रिएक्शन का, एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस, जहाँ पे होता क्या है कि जब हम मेटल को रिड्यूस करा रहे होते हैं तो उस पूरे प्रोसेस में एल्युमिनियम यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम एल्यूमिना में कन्वर्ट होता है और एल्यूमिना जो है वो रिड्यूस मेटल के साथ कंबाइन कर जाता है, और कंबाइन करने में हेल्प कहाँ से मिलती है, एनर्जी या हीट कहाँ से मिलती है, वो उसी प्रोसेस में, प्रोसेस अपने आप में एक्सोथर्मिक है और बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होती है जो इन दोनों को कंबाइन कर देती है और रेलवे ट्रैक्स फिक्स कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है रिडक्शन का वो है सेल्फ और ऑटो रिडक्शन, जिसको हम अभी टच नहीं करेंगे, हम इसको कॉपर की मेटलर्जी में डिस्कस करेंगे। और लास्ट मेथड जो है रिडक्शन के लिए वो है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, और इसको भी अभी हम स्टडी नहीं करेंगे, इसको हम एल्युमिनियम की जब मेटलर्जी डिस्कस करेंगे तो डिस्कस करेंगे। हमने कहा था सेल्फ और ऑटो रिडक्शन थोड़ा लो रिएक्टिव मेटल्स के साथ यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल कॉपर, और इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन हम तब करते हैं जब मेटल हाईली रिएक्टिव हो। उसका हमारे कोर्स में जो मेटल का एक्सट्रैक्शन है वो है एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन, हम इसको तभी वहाँ पे डिस्कस करेंगे।
तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के मेथड्स देख लिए हैं, हमने मेटल जो और जो कॉन्सेंट्रेट होके आ रहा है मेटल का, उसको किस तरह से हम ऑक्सीडाइज करेंगे, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, उसकी बात कर ली। और उसके बाद हमने रिडक्शन की बात कर ली कि हम फिर ऑक्सीडाइज करने के बाद क्या करते हैं, मेटल का जो ओर आ रहा है उसको क्रूड मेटल में रिड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट मेथड, लास्ट स्टेप जो है, जो हमने फ्लो चार्ट बनाया था, उसमें जो लास्ट स्टेप है रिफाइनिंग, उसको हम एक साथ एक जगह पे ही डिस्कस करेंगे। अब आगे प्रोसीड करने से पहले, यानी कि किसी भी जितने भी हमने स्टेप्स सीखे हैं उनको किसी मेटल पे अप्लाई करके हम मेटलर्जी करके देखें, उससे पहले हम कुछ टर्म्स को और समझ लेते हैं। हमारे पास जब हम बात करते हैं जो मेटलर्जिकल प्रोसेसेस हैं कि 3 तरह से होते हैं, ठीक है, या ये कहें कि आप 3 टेक्निक से होते हैं। ठीक, कैसे कैसे? आइदर या तो ये हीट से हो सकते हैं, या फिर वाटर भी यूज़ करते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। तो इसके बेसिस पे जो हमारी मेटलर्जी है उसको हम 3 ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं, और वो 3 ग्रुप हमारे क्या आ रहे हैं? एक कहलाता है पायरोमेटलर्जी, पायरोमेटलर्जी। अब पायरो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, पायरोलिसिस। पायरोलिसिस मतलब पायरो प्लस लिसिस, हीट की हेल्प से ब्रेक डाउन करना। अब जब हम पायरोमेटलर्जी की बात करें तो मेटलर्जी क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर। तो अगर हम उसी प्रोसेस को हीट की हेल्प से करें तो उसको सिंपली हम क्या बोल देंगे? पायरोमेटलर्जी। अभी जो हमने स्मेल्टिंग का प्रोसेस डिस्कस किया है वो बेसिकली पायरोमेटलर्जी ही है। तो पायरोमेटलर्जी को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कहते हैं कि पायरोमेटलर्जी इज अ प्रोसेस ऑफ extracting a metal by heating the metal oxide with a suitable reducing agent and of course at a very high temperature। यानी अगर हमें मेटल ऑक्साइड में से मेटल को रिड्यूस कराना है और हम अगर बहुत ज़्यादा हीट करके ये काम कर रहे हैं तो वो हमारा सारा का सारा प्रोसेस किसके अंडर में स्टडी होता है? पायरोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी कहलाती है, राइट। स्मेल्टिंग और जो हमने एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस अभी डिस्कस किया है, स्मेल्टिंग एंड गोल्डश्मिट एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस, राइट। ये आपके सारे के सारे पायरोमेटलर्जी के ही आप एग्जाम्पल कह सकते हैं। इसके बाद अगर हमने वाटर को यूज़ किया है क्रूड मेटल ऑब्टेन करने में, कॉन्सेंट्रेटेड मेटल के ऑक्साइड से, तो वो कहलाता है हाइड्रोमेटलर्जी। हाइड्रो, यू नो हाइड्रो मतलब क्या? वाटर। ठीक है, अब ये कब यूज़ होता है कि कभी कभी होता क्या है कि हमारे जो ओर होते हैं वो बहुत ही लो ग्रेड के ओर कहलाते हैं। लो ग्रेड ओर, लो ग्रेड ओर, जिसको स्क्रैप भी कह सकते हैं आप। तो लो ग्रेड ओर का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो मेटल का अमाउंट होगा कंटेन्स मिनिमम या वेरी लेस अमाउंट ऑफ मेटल। इसके अंदर जो मेटल होगी उसका अमाउंट बहुत ही कम होगा, राइट। तो अगर कुछ इस तरह के हमारे पास लो ग्रेड ओर्स हैं और उसमें से अगर हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है तो हम हाइड्रोमेटलर्जी का प्रोसेस करते हैं। अब ये हाइड्रोमेटलर्जी होती क्या है बेसिकली? ओके, लेट्स सी क्या कर रहे हैं हम इस मेथड में कि इन दिस मेथड पाउडर्ड ओर इज ट्रीटेड विद अ सूटेबल केमिकल रिएजेंट एंड फॉर्म्स एक्वस सोल्यूशन। तो हमने बात करा कि हम हाइड्रोमेटलर्जी की बात कर रहे हैं, और जब हाइड्रोमेटलर्जी आती है तो कोई हीटिंग नहीं है हाई टेम्परेचर पे, सिंपली वाटर के साथ एक्वस सॉल्यूशंस प्रिपेयर किए जाते हैं। जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होंगी उन्हें सबको फिल्टर ऑफ कर दिया जाता है और मेटल को सॉल्युबल मेटल सोल्यूशन में से रिकवर कर लिया जाता है। तो अगर मैं आपसे अब पूछूं कि आपको कोई याद आ रहा है कुछ इस तरह का जो हम लोगों ने अभी प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, तो हमने लीचिंग पढ़ी थी अगर आपको याद हो। ओर को कॉन्सेंट्रेट करने का एक मेथड हमने पढ़ा था लीचिंग। उसमें हम कर क्या रहे थे? हमने कहा था कि ओर को केमिकल मेथड से कॉन्सेंट्रेट करने का ये एक तरीका है जिसमें हम करते क्या हैं, ओर को किसी सूटेबल केमिकल रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराते हैं और सॉल्युबल मेटल सॉल्ट
का सोल्यूशन या सॉल्युबल मेटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, हम सोल्यूशन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और उसके बाद हम जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं जो इनसॉल्युबल हैं उन्हें फिल्टर ऑफ करके निकाल देते हैं, और जो हमारे पास सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन के आया उसको हम क्या करते हैं, अगेन किसी मेटल के साथ रिएक्ट करा के, वो मेटल वहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करती है, हम मेटल को रिकवर कर लेते हैं। हमने इसको एल्युमिनियम के केस में भी पढ़ा था, हमने इसको गोल्ड और सिल्वर की जब हमने लीचिंग की बात करी थी कि कैसे गोल्ड जो है उनके नेटिव या कंबाइंड ओर में से रिकवर होता है, या सिल्वर कैसे नेटिव या कंबाइंड ओर्स में से रिकवर होता है, हमने वहाँ पे उस चीज़ को डिस्कस किया था। तो बेसिकली हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो लीचिंग है, वो लीचिंग क्या है, एक स्टेप है हाइड्रोमेटलर्जी का ही, ठीक है, जहाँ पे हम ओर को, कॉन्सेंट्रेटेड ओर को या उसके ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, किसी ना किसी सूटेबल केमिकल रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराते हैं। जो सिल्वर और गोल्ड के केस में क्या था, सोडियम साइनाइड के साथ हम रिएक्ट करा रहे थे और सॉल्युबल मेटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहे थे, और उसके बाद हम क्या कर रहे थे, उस कॉम्प्लेक्स को ट्रीट करा रहे थे किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, फॉर एग्जाम्पल जिंक, और मेटल को हम रिकवर कर रहे थे। तो अगेन आई एम टेलिंग यू कि हाइड्रोमेटलर्जी में कोई भी हाई टेम्परेचर पे हीटिंग नहीं है, इसमें हम सिंपली क्या कर रहे हैं, एक्वा सोल्यूशन बना रहे हैं और मेटल को उसके ओर से हम रिकवर कर रहे हैं। तो एक पायरोमेटलर्जी हो गई, दूसरी हाइड्रोमेटलर्जी हो गई, यानी जब हम मेटलर्जी का पूरा प्रोसेस हीटिंग से कर रहे हैं, यानी रिडक्शन जो हम कर रहे हैं उसको अगर हम हीटिंग से कर रहे हैं तो वो पायरोमेटलर्जी कहलाएगी, और अगर हम वही प्रोसेस एक्वा सॉल्यूशंस बना के कर रहे हैं तो कहलाएगी वो हाइड्रोमेटलर्जी। लेकिन यही प्रोसेस अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से करें तो क्या नाम हो जाना चाहिए, ऑब्वियसली इसका नाम हो जाना चाहिए इलेक्ट्रोमेटलर्जी। तो ये 3 टर्म है आपकी नॉलेज के लिए कि आप ध्यान रखिएगा क्या है। आप में से अगर कोई आगे जाके इंजीनियरिंग ऑप्ट करते हैं और मेटलर्जी में अगर वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आप और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम फिलहाल बहुत बेसिक सी बात कर रहे हैं सिर्फ डेफिनेशन की कि पैरोमेटलर्जी क्या है, हाइड्रोमेटलर्जी क्या है और इलेक्ट्रोमेटलर्जी क्या है। अब इलेक्ट्रोमेटलर्जी क्या होगी, पैरो में हम हीट यूज़ कर रहे थे, हाइड्रो में हम वाटर यूज़ कर रहे थे, तो इलेक्ट्रोमेटलर्जी में हम क्या यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रोमेटलर्जी की बात करें तो इसमें मेटल्स को प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज़ किया जाता है, यानी कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो मेटल की ऑक्साइड की भी हो सकती है टू गेट इट रिड्यूस, और इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो फाइनल रिफाइनिंग स्टेज पर भी हो सकती है। रिफाइनिंग में हम जाके पढ़ेंगे, जो हमारा एक मेथड होगा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, तो दोनों स्टेज पे हो सकती है। यानी अगर हमारे पास मेटल का ऑक्साइड है तो उसको अगर हमें रिड्यूस कराना है तो भी हम इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं, और अगर मेटल को अगर हमें रिफाइन करना है, क्रूड ऑयल को अगर हम बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में लाना चाहते हैं, हमें उसे रिफाइन करना है, अनरिफाइंड मेटल को रिफाइंड मेटल में कन्वर्ट करना है, तो हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, और इसको पढ़ना हमें इसी चैप्टर में ही है, इलेक्ट्रोमेटलर्जी को। जब हम अभी एल्युमिनियम की मेटलर्जी पढ़ेंगे तो एल्यूमिना से एल्युमिनियम अगर हमें ऑब्टेन करना है तो हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ही करते हैं वहाँ पे, और कॉपर की मेटलर्जी में जब कॉपर को हमें रिफाइन करना होगा तो हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की बात करेंगे, राइट। तो इलेक्ट्रोमेटलर्जी को हमें डिफाइन अगर करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं कि वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी और वी आर डूइंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस to get either crude metal or refined metal. So these are the 3 terms which we have discussed कि what is pyrometallurgy, hydrometallurgy and electrometallurgy. इसी के साथ साथ कुछ terms और हैं जो हमें समझना है, बहुत बेसिक से terms हैं, जैसे कि फ्लक्स क्या होता है और स्लैग वो क्या होता है। तो हम बात कर लेते हैं कि फ्लक्स क्या होते हैं और स्लैग क्या होता है। फ्लक्स कैसे डिफाइन करेंगे हम फ्लक्स को, तो हम बोलते हैं फ्लक्स आर द सब्सटेंसेस which are used to remove solid impurities, और जिसे हम बोलते हैं गैंग फ्रॉम concentrated ore। होता क्या है कि जब हम ओर को कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं उसके बाद भी उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं, ठीक है। तो उन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लक्स को ऐड करते हैं। फ्लक्स आर नथिंग, दे आर केमिकल सब्सटेंसेज ओनली। केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं और 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एसिडिक फ्लक्स होता है और बेसिक फ्लक्स होता है। एसिडिक फ्लक्स, राइट।
एसिडिक फ्लक्स जो है, इसका एग्जाम्पल लिख लें अगर, फॉर एग्जाम्पल सिलिका SiO2, ये कब यूज़ होता है? ये तब यूज़ होता है जब हमारी इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो बेसिक इन नेचर होंगी, जब इम्प्योरिटीज़ बेसिक इन नेचर होंगी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एसिडिक फ्लक्स, जो कि हमारा सिलिका है, बोरैक्स भी हो सकता है, एक दूसरा एग्जाम्पल बोरैक्स भी है, हम पढ़ चुके हैं बोरैक्स, ठीक है। तो जितनी भी बेसिक इम्प्योरिटीज़ हैं उनके साथ ये एसिडिक फ्लक्स कंबाइन कर जाते हैं, और जो सब्सटेंस बन के आता है उसी को हम बोलते हैं स्लैग। एक एग्जाम्पल के थ्रू लिख लें कि अगर हमारे ओर में बेसिक इम्प्योरिटी फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंट है, कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक होगा ना, आप सोच के देखिए, कैल्शियम क्या है, मेटल है, इसका ऑक्साइड है, जब वाटर के साथ आप रिएक्ट कराएंगे तो एक बेस का फॉर्मेशन होगा, तो कैल्शियम के जो ऑक्साइड है वो बेसिक इन नेचर होता है, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये बेसिक इम्प्योरिटी है, राइट। ये बेसिक इम्प्योरिटीज़ के साथ हमारे जो एसिडिक फ्लक्स हैं SiO2, ये कंबाइन कर जाएगा और बना लेगा कैल्शियम सिलिकेट, जिसको हम बोलते हैं स्लैग। अब स्लैग को हम कैसे डिफाइन करें, तो स्लैग को हम बोलते हैं कि स्लैग बेसिकली होते हैं फ्यूजिबल मास, फ्यूजिबल, फ्यूज यानी कंबाइन हो गया, मास यानी दो चीज़ें जो कलेक्ट होकर आ रही हैं उनका मास की बात हो रही है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिका आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो एक फ्यूजिबल मास बना लेते हैं, उस फ्यूजिबल मास को ही हम बोलते हैं स्लैग। अब इस स्लैग को फर्नेस से हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, तो हमारी सारी इम्प्योरिटीज़ जो रिमेनिंग इम्प्योरिटीज़ हैं वो भी वहाँ से चली जाएंगी। दूसरा है बेसिक फ्लक्स, बेसिक फ्लक्स। अच्छा, एक चीज़ और बता दें कि बहुत क्वेश्चन आपका है ये पूछा, कई बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ सिलिका इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, के रेफरेंस में पूछ लिया जाता है। तो सिलिका का रोल अगर बात करें तो सिलिका किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिडिक फ्लक्स की तरह बिहेव कर रहा है, राइट। और वो क्या करेगा, वो इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने का काम करेगा। किस तरह से रिमूव करेगा, इम्प्योरिटी के साथ कंबाइन कर जाएगा और स्लैग का फॉर्मेशन कर लेगा। बेसिक फ्लक्स, जैसे एसिडिक फ्लक्स बेसिक इम्प्योरिटीज़ के साथ कंबाइन कर रहे थे, बेसिक फ्लक्स क्या करेंगे, वो आपके एसिडिक इम्प्योरिटीज़ के साथ कंबाइन करेंगे। एसिडिक इम्प्योरिटीज़ मोस्ट ऑफ द टाइम किसकी होती है, सिलिका की ही होती है। बेसिक फ्लक्स हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, बेसिक फ्लक्स हमारे हो सकते हैं लाइमस्टोन, ठीक है। लाइमस्टोन फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नेसाइट हो सकता है, फेरिक ऑक्साइड हो सकता है, ये सारे के सारे हमारे बेसिक फ्लक्स की तरह हैं। तो अगर हम एक एग्जांपल ले लें, मैग्नीशियम कार्बोनेट जो हमारा का बेसिक फ्लक्स है, इसको अगर हम एसिडिक इम्प्योरिटी के साथ कंबाइन करा रहे हैं तो दिस इज बेसिक फ्लक्स, और ये है हमारी एसिडिक इम्प्योरिटी सिलिका की। दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे और देखिए रिएक्शन बहुत आसानी से सिंपल सी बनेगी। MgCO3 और SiO2 दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे तो क्या बन रहा है, Mg और SiO3। हमेशा सिलिकेट बनाना है आपको, दिस इज मैग्नीशियम सिलिकेट। अब अभी रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी क्योंकि हमने यहाँ पे कार्बोनेट ले रखा है, तो अगर हमने यहाँ पे कार्बोनेट ले रखा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, CO2 को भी लिबरेट करना पड़ेगा, यहाँ से CO2 भी आपकी लिबरेट होगी। तो एसिडिक फ्लक्स या बेसिक फ्लक्स यूज़ होते हैं, या फिर हम ये कहें कि फ्लक्स यूज़ होते हैं जस्ट टू रिमूव द इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द ओर। तो वी हैव डिस्कस्ड सम मोर टर्म्स, pyrometallurgy, hydrometallurgy, electrometallurgy, as well as flux and slag. आज की क्लास में हम लोगों ने हाइड्रोमेटलर्जी की बात करी है। हाइड्रोमेटलर्जी पे एक पैराग्राफ NCERT में दे रखा है, हम उसको भी देख लेते हैं कि वो पैराग्राफ में क्या लाइंस लिखी हुई हैं। हेडिंग है पैराग्राफ की, कॉपर फ्रॉम लो ग्रेड ओर्स एंड स्क्रैप्स, यानी अगर हमें कॉपर को ऑब्टेन करना हो लो क्वालिटी के ओर्स से, लो क्वालिटी नहीं कहेंगे, लो ग्रेड ओर्स का मतलब ऐसे ओर्स जिसमें कॉपर का परसेंटेज बहुत कम हो, या फिर स्क्रैप्स हैं, अगेन वही स्क्रैप्स हमारा कि जिसमें कॉपर का परसेंटेज बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा है। तो अगर हमें उसे एक्सट्रैक्ट करना हो तो हम कैसे करते हैं, तो लीचिंग के प्रोसेस से करते हैं। देखिए लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड बाई हाइड्रोमेटलर्जी फ्रॉम लो ग्रेड ओर्स। हमने हाइड्रोमेटलर्जी क्या कही थी, हमने कहा था कि हाइड्रोमेटलर्जी में एक्वस सॉल्यूशंस जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, और जब मेटल को हमें रिकवर करना होता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से, कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स से, तो हम उसके एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं और फिर उसके बाद उसमें कोई उस पर्टिकुलर मेटल से ज़्यादा रिएक्टिविटी वाली मेटल को ऐड कर देते हैं या रिड्यूसिंग एजेंट को ऐड कर देते हैं और मेटल को रिकवर कर लेते हैं। तो कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड बाय हाइड्रोमेटलर्जी फ्रॉम लो ग्रेड ओर्स, इट इज़ लीच्ड आउट यूजिंग एसिड और बैक्टीरिया। तो बेसिकली वही लीचिंग का प्रोसेस होता है जो हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में पढ़ा है कि हम
जो ओर है उसको किसी सूटेबल केमिकल रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराते हैं और सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो हम लो ग्रेड ओर्स कॉपर के यूज़ कर रहे हैं, उनसे कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको हम एसिड के साथ, कौन से एसिड के साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ हम रिएक्ट कराते हैं। अब जो सोल्यूशन बनेगा उसमें हमारे Cu2+ के आयंस होंगे, उनको हम स्क्रैप आयरन यानी जो मेटल आयरन है उसकी रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है तो स्क्रैप आयरन के साथ, या H2 के साथ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन भी कॉपर से ऊपर आता है, और या फिर जिंक के साथ, मतलब किसी भी एक ऐसे मेटल के साथ, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ जिसकी रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा आ रही हो, उसके साथ ट्रीट करा के हम कॉपर रिकवर कर लेते हैं। तो ये रिएक्शन दे रखी है और इसी पैराग्राफ पे बेस्ड आपका NCERT का क्वेश्चन नंबर 6.19 भी है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम इनटेक्स क्वेश्चन देख लेते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है। इनटेक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है? एट अ साइट लो ग्रेड कॉपर ओर्स आर अवेलेबल एंड जिंक एंड आयरन स्क्रैप्स आर ऑल्सो अवेलेबल। मतलब लो ग्रेड के कॉपर ओर्स भी हैं हमारे पास और उसके साथ साथ स्क्रैप यानी कि जंक हमारे पास जिंक और आयरन का भी है। Which of two scraps would be more suitable for reducing the leached copper ore and why? यानी अगर हम कॉपर का सॉल्युबल सोल्यूशन बना चुके हैं, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना चुके हैं, तो हम आयरन और जिंक में से कौन सी मेटल को रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ करेंगे कॉपर को रिकवर करने के लिए। तो इसमें हम क्या कंसेप्ट लगाएंगे, हम देखेंगे हमारे लिए वैल्यूएबल मेटल कौन सी है। आयरन और जिंक में वैल्यूएबल मेटल हमारी जिंक होती है, ठीक है ना। तो जो ज़्यादा वैल्यूएबल मेटल है उसको हम एक लेस वैल्यूएबल मेटल या लेस वैल्यू वाले मेटल को रिकवर करने में यूज़ नहीं करते हैं। तो आउट ऑफ जिंक एंड आयरन, क्योंकि हमारा जिंक ज़्यादा वैल्यूएबल है तो हम जिंक के स्क्रैप्स को यूज़ नहीं करेंगे, हम आयरन के स्क्रैप्स को यूज़ करेंगे कॉपर को रिकवर करने के लिए। वही यहाँ पे आपका NCERT में सोल्यूशन में भी लैंग्वेज लिखी हुई है। अभी जो पैराग्राफ हम डिस्कस कर रहे थे NCERT बुक से, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है कि हाउ इज़ लीचिंग कैरीड इन केस ऑफ लो ग्रेड कॉपर ओर्स। क्वेश्चन नंबर 6.9 है। तो अभी हमने आंसर इसका डिस्कस किया। बेसिकली लीचिंग का मीनिंग अब आपको क्लियर होना चाहिए कि लीचिंग में हम क्या करते हैं, जो ओर है, मेटल का ओर है, उसको किसी केमिकल रिएजेंट के साथ, किसी केमिकल के साथ हम उसको ट्रीट करके हम मेटल का सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और फिर कोई रिड्यूसिंग एजेंट हम उसमें डाल के मेटल को रिकवर कर लेते हैं, राइट। तो हाउ इज़ लीचिंग कैरीड इन केस ऑफ लो ग्रेड कॉपर ओर। तो लीचिंग जो होती है लो ग्रेड कॉपर ओर की, वो हम क्या करते हैं, उस ओर को, पर्टिकुलर ओर को एसिड के साथ ट्रीट करके, डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो कॉपर हमारी मेटल है वो आयंस के फॉर्म में आ जाती है, यानी कि वो सॉल्युबल मेटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेगी, आयंस के फॉर्म में आ जाएगी। यहाँ पे जो हमारा कॉपर रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो वो कॉपर सल्फेट बना लेगा। तो यहाँ यू कैन सी कॉपर क्या होगा, +2 आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। और आगे की रिएक्शन आपको पता है कि हम क्या करेंगे, इसको हम जो भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, यानी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है कॉपर से ज़्यादा, हम उसके साथ ट्रीट करा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जिंक, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने पढ़ी है, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और जिंक सल्फेट का सोल्यूशन बन जाएगा और हमारी कॉपर मेटल रिकवर हो जाएगी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। एक्सरसाइज का ही पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6.1, और क्वेश्चन है कॉपर कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय हाइड्रोमेटलर्जी बट नॉट जिंक, एक्सप्लेन। कॉपर को तो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हाइड्रोमेटलर्जी को, लेकिन जिंक को नहीं कर सकते। हाइड्रोमेटलर्जी से अगर हम जिंक ऑब्टेन करना चाहें तो हम नहीं कर सकते। क्यों? अब इस चीज़ को समझने के लिए फिर से आपसे हाइड्रोमेटलर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है उसकी बात करेंगे कि हाइड्रोमेटलर्जी में बेसिकली हम एक्वा सॉल्यूशंस बनाते हैं। जिस मेटल को हमें रिकवर करना है, जिस मेटल को हमें ऑब्टेन करना है, हम उसके एक्वा सॉल्यूशंस बनाते हैं, राइट। और एक्वा सॉल्यूशंस बनाने के लिए या सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, उसे पर्टिकुलर ओर को किसी सूटेबल केमिकल रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराना पड़ता है। और फिर जब वो मेटल हमारा आयंस के फॉर्म में आ जाता है, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, आयंस के फॉर्म में वो मेटल आ जाएगा, तो हम उसको एक रिड्यूसिंग एजेंट या उस मेटल से ज़्यादा रिएक्टिविटी वाले मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं और मेटल को हम रिकवर कर लेते हैं।
अब ये कह रहे हैं कॉपर तो हाइड्रोमेटलर्जी से एक्सट्रैक्ट हो जाता है लेकिन जिंक नहीं होता है। तो कॉपर का तो अभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि कॉपर तो बहुत आराम से हाइड्रोमेटलर्जी से हम रिकवर कर सकते हैं और लो ग्रेड कॉपर को भी कर सकते हैं। उसके लिए हम कॉपर को क्या करते हैं, H2SO4 के साथ डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करा देते हैं और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बना के फिर उसे आयरन के साथ, जिंक के साथ, किसी के साथ भी रिएक्ट करा के कॉपर मेटल रिकवर कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें अब जिंक का करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिंक अगर हमारे पास मेटल, जिंक का ओर अगर हमारे पास है तो वही सेम प्रोसेस करना पड़ेगा कि हम जिंक का सोल्यूशन बनाएं, यानी जिंक ओर को हम किसी सूटेबल केमिकल रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराएं और फिर उसका सोल्यूशन बनाएं। और जब सोल्यूशन बन जाएगा जिंक का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक तो काम हो जाएगा, सोल्यूशन बन गया, उसके बाद अब हमें उस सोल्यूशन में कोई एक ऐसी मेटल डालनी होगी जो जिंक से ज्यादा रिएक्टिव हो। कॉपर के केस में भी हम यही कर रहे थे कि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव जो मेटल थी उसको हम ऐड कर रहे थे। तो अब जिंक के केस में भी हमें क्या करना पड़ेगा, जिंक से ज्यादा रिएक्टिविटी वाला कोई मेटल को ऐड करना पड़ेगा। और वो मेटल कौन कौन से हो सकते हैं, हमारे एल्युमिनियम हो सकता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सारे मेटल्स हो सकते हैं क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में ये जिंक से ऊपर आते हैं, राइट। अब होगा क्या, अगर हम यहाँ पे वाटर को यूज कर रहे हैं तो ये सारे मेटल्स हाइड्रोजन से भी रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर हैं। ये सारे के सारे मेटल्स इंस्टेड ऑफ दिस कि वो जिंक को डिस्प्लेस करें सोल्यूशन में, वो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, राइट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होने लगेगा। तो वो फिर जिंक को डिस्प्लेस ना करके और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके और क्या करेंगे, अपने खुद के करस्पॉन्डिंग आयंस का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो जिंक तो रिकवर हुआ ही नहीं। तो हाइड्रोमेटलर्जी में जो दो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं कि पहला हम सोल्यूशन का फॉर्मेशन करें और दूसरा हम कोई मेटल ऐड करें। तो जिंक के केस में हम सोल्यूशन तो बना सकते हैं, लेकिन जिंक से ज़्यादा रिएक्टिविटी वाला मेटल अगर हम उसमें ऐड कर रहे हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो मेटल क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ दिस कि वो जिंक को डिस्प्लेस करे सोल्यूशन में से, वो खुद वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा। इसीलिए कॉपर को तो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हाइड्रोमेटलर्जी के प्रोसेस से, लेकिन हम जिंक को नहीं कर सकते। तो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। ये शीट क्लासरूम में भी पोस्ट कर दूंगी मैं, आप देख लीजिएगा, इसके आंसर्स समझ लीजिएगा और कोई डाउट हो तो आप मैसेज करके पूछ भी सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही इनफ है। तो यहीं पे ही हम क्लास को कंक्लूड करते हैं और आप वीडियो को अच्छे से देख के और जो भी आपके असाइनमेंट्स और क्वेश्चंस दे रखे हैं उनके आंसर ज़रूर करिएगा। Thank you so much everyone.